एक सास की 5 नाटी बहुएं। एक गांव में नाटा परिवार था जिसमें चंपा और राम किशोर भी नाटे थे। उनकी 5 नाटी बेटियां शालिनी, श्वेता, आशा, पाखी, चंदा भी नाटी ही थी। नाटा होने की वजह से अधिकतर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, पर पांचों सर्वगुण संपन्न संस्कारी थीं। पांचों नाटी बेटियां आंगन में बैठकर कुछ न कुछ काम कर रही थीं, जिसे देखकर पड़ोसन शांता कहती है, अरे वाह चंपा, लगता है तूने काफी अपनी बेटियों को घर बार संभालना सिखा दिया है। पर क्या फायदा जब तेरी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। कौन इन छोटी छोटी नाटियों को अपने घर में बच्चों की तरह पाले। इससे तो अच्छा कोई बच्चा ही अडॉप्ट कर ले। शांता, अपनी जबान को लगाम दे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में झांकने की। अब इसमें हिम्मत करने की क्या जरूरत है। पांचों नाटी दूर से दिख रही थी तो क्या हुआ। शांता जी, आपको हमारे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखना उन्हें कितना अच्छा दूल्हा मिलेगा। रामकिशोर की कड़वी बात सुनकर शांता वहां से 9-11 हो जाती है। कुछ दिन बाद रामकिशोर और चंपा 2 दिन के लिए बाहर के मंदिर जाते हैं। घर पर पांचों बहनें अकेली थी। जो घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि एक ट्रक वाला एक कार को धक्का मार जाता है, जिससे ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन कार में बैठे व्यक्ति घायल हो जाते हैं। पांचों उन 5 लड़कों को निकालती हैं और अपने घर में लाकर उनका उपचार कर देती हैं। 3 घंटे बाद उन 5 लड़कों को होश आ जाता है, तो वो कहती हैं, अरे देख देख श्वेता, उनमें से 2 लड़कों को होश आ गया है। जाकर पानी दे आ। जी दीदी। ये कहते ही वो पानी ले आती हैं और उन 5 में से वीर और अजय को होश आ जाता है। तो शालिनी कहती है, जी ये पानी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरा सर और पैर दर्द क्यों हो रहा है। भाई, मुझे भी दर्द हो रहा है पैर में। और हम यहाँ कैसे। किसका घर है। आपको याद ना हो तो बता देती हूँ। आपका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। शुक्र है कि टक्कर ज्यादा तेज नहीं मारी। अच्छा, तुम खेल रही थी बाहर जो तुम्हें पता है। अरे मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे। ऐसे ही बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए भेज दिया। अरे आप ये क्या बोल रही हैं। हम बच्चे नहीं हैं, हमने 12th पास कर ली है। अंदाजा लगा लीजिए कितने के हैं। क्या सच में आप पढ़ी हुई हैं। हाँ जी, वो हमारा कद छोटा रह गया। अच्छा, और हम 5 भाइयों की जान आप अकेले ने कैसे बचाई। दीदी के साथ हम 4 बहनों ने भी आपके भाइयों को बाहर निकालने में मदद की थी, कार से। फिर आप सबके घाव पर देसी मरहम लगा दिया। हाँ, हमारा बरोबर हाथ है ओके जान बचाने में। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। और आप हमें बच्चे बोल रहे हैं, हद है। आपकी हाइट इतनी छोटी है। छोटी है बच्चों जैसी, तो क्या करें। हमें कौन सा पता है कि आप नाटी हैं। अब तो आपको पता चल गया है ना। ऐसे नहीं बोलते, रेस्पेक्ट कर अजय, मजाक नहीं उड़ाते हैं। उन्होंने हम 5 की जान बचाई है। वैसे आप दिल की बहुत अच्छी हैं। मेरा सिर दर्द हो रहा है। ऐसे एकाएक करके तीनों भाई भी जग जाते हैं। सबसे छोटा अजय था जो कि टेढ़ा था। बाकी 4 भाई वीर, कबीर, सोहम, ऋतिक समझदार थे। उन 4 ने उन सभी बहनों का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। वो एक दिन वहीं रुकते हैं और 5 नाटी उन 5 लंबे हाइट वाले लड़के की सेवा करती हैं। साथ ही उन सभी में बहुत बातचीत होती है, जिससे उन 5 लड़की के मन में उन 5 लड़कों की शक्ल बस जाती है। 2 दिन बाद रामकिशोर और चंदा भी आ जाते हैं। उनसे भी वो 5 लड़के बहुत बातचीत करते हैं, जिसके बाद थोड़े दिन वहीं रुकते हैं उनके साथ। और उन 5 लंबी हाइट वाले लड़कों को उन लड़की के स्वभाव पसंद आ जाते हैं, जिससे वो शादी करके अपने घर शहर में ले आते हैं। और जैसे ही घर में जाते हैं तो उसकी माँ सरोज अपने 5 बेटों को 5 नाटी बहुओं से ब्याह रचाया हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो कहती है, अजय, वीर, कबीर, सोहम, ऋतिक, क्या है ये सब। तुमने शादी कर ली, और वो भी ऐसी लड़कियों से जिनका कद तुम्हारे कद के आधा है। अरे थोड़ा मेरे बारे में तो सोचते। माँ, हम 5 ने बहुत सोच समझ कर ये शादी की है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान का दिल से अच्छा होना जरूरी है। शक्ल से क्या लेना देना। सिर्फ कुछ ऊंचाइयों वाले काम में ही तो दिक्कत आएगी। उसके लिए हम है ना। आपने भी हम 5 बेटों को खिला पिलाकर 6 फुट का बना रखा है। हाँ, 6 फुट का इसलिए बनाया था ताकि 3 फुट की बहू ले आओ। मैं इस शादी को नहीं मानती, और तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत गुस्सा होंगे।
ये कहकर वो अंदर चली जाती है और अपने पति शंकर को भी अपने बेटे की करतूतों को बता देती है, जिसके बाद गुस्से में आकर शांत हो जाता है। हफ्ता भर बीत जाता है, बहुओं से कोई बातचीत नहीं करता, लेकिन एक हफ्ते के भीतर वो बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे ही अगले दिन पांचों नाटी बहू रसोई का खाना तैयार करके कहती हैं, माँ जी, पापा जी, आज तो हमारे हाथ का खाना खा लीजिए। आप और कब तक रूठे रहेंगे? हाँ पिताजी, एक मौका तो देकर देखिए, सिर्फ हाइट ही तो कम है ना। अरे इनकी हाइट कम है और लोगों के सोचने समझने की शक्ति कम है। अरे वो तो यही बोलेंगे ना कि देखो तुम्हारे 5-5 अच्छे बेटों की किस्मत में 5 छोटी नाटी कद की बहुएं आई हैं। वो तो मजाक उड़ाएंगे, एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। पापा, दुनिया का तो काम है बोलना। अगर आप दोनों एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता। शालिनी बहुत अच्छी है, हम वहां से आए हैं, इतने दिन उनके पास रहे हैं, घर का सारा काम कर लेती हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लगता है तुझे मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही है। माँ, एक बार इनके हाथ का खाना खाओ। माँ जी, आपका पसंदीदा नाम बूंदी का रायता मुझे कबीर ने बताया, पीकर देखिए, आलू का पराठा भी है। अरे वाह वाह, मेरा मनपसंद खाना बना है, जाकर देखती हूँ। ठीक है, मैं खाती हूँ। उसे खाने के बाद सरोज को संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन वो ये जाहिर करना नहीं चाहती थी। कुछ खास नहीं है। और माँ जी, घर की साफ सफाई हमने कुछ सोफा सेटिंग करी थी, वो कैसी लगी आपको? अब स्पेस भी हो गया है हॉल में। देखा मैंने, ठीक है। हाँ, खाना तो अच्छा बनाया। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुओं की साफ सफाई, खाना, हर चीज को देखकर सरोज को सब पसंद तो आया था, लेकिन वो जताना नहीं चाहती थी। शाम को सब सो रहे होते हैं, लेकिन प्यास लगने के कारण सरोज सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अंधेरे के कारण जोर से गिर पड़ती है, जिससे सभी लोग उसके पास आते हैं और आधी रात में हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके एक्सरे करने पर बताता है कि उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। इसे ठीक होने में 4-5 महीने लग जाएंगे। तभी बड़ी बहू शालिनी कहती है, माँ जी, आपको ध्यान रखना चाहिए था, मुझसे कह देती, मैं आपकी एक आवाज पर आपको वहीं पानी लाकर दे देती। कोई बात नहीं दीदी, माँ जी आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब हम है ना, माँ जी का सारा ख्याल रखेंगे। उन्हें दवाई, खाना पीना, कब कहाँ जाना है, सारा हम करेंगे। हाँ माँ, अब अपनी सारी टेंशन उन पर छोड़ दीजिए, वो सब हैंडल कर लेंगी। ऐसे ही अगले दिन चंदा बहू अपने हाथ से खाना खिलाती है, फिर कहती है, अरे श्वेता बहू, जरा मुझे एक गिलास गर्म पानी और दवाई दे दे, और सिलाई ले आ, मुझे स्वेटर बनाना है। ये लीजिए माँ जी पानी। और सवाल रहा स्वेटर बनाने का, तो वो मैं कर दूंगी, मुझे स्वेटर बुनना आता है। सच में? बना कर दिखाओ मुझे ये वाला पूरा। ये कहकर सरोज अपनी बहू की कलाकारी देखती है कि वो कैसे स्वेटर बनाती है। धीरे धीरे उसकी बातचीत पांचों बहुओं से होने लगती है। उसका हर छोटा मोटा काम भी बहुएं ही किया करती थी। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी पांचों बहुओं को वो बुलाकर बोलती है, बहू, आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनाया नहीं था और बहुत कुछ बोला, लेकिन जब तुम्हारे घर के काम और सबको आपको पहचाना और जो तुमने मेरी सेवा करी, तो जाना कि तुम बहुत अच्छी सर्वगुण संपन्न बहू हो। काला, छोटा, बड़ा, मोटा, ऐसी चीज है इंसान की कि उसके गुण के आगे कमजोर पड़ जाती है। और मुझे तुम्हारे छोटे कद से अब कोई दिक्कत नहीं है। आज से मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपना लिया है। अरे माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी होता तो यही कहता। सच माँ जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अब यकीन भी कर लो और मुझे माफ कर देना। कर लिया माँ जी यकीन। इस तरह सरोज अपनी पांचों नाटी बहुओं को अपना लेती है और अपने बेटों के साथ उसे हनीमून पर भेज देती है। गोरी बहू के कॉलेज स्टूडेंट। देखो बच्चों, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद तुम लोगों को बहुत बुरा महसूस होगा, लेकिन देखो, जो भी टीचर आएगा तो तुम उन सब टीचर से अच्छे से बर्ताव करना, ठीक है? लेकिन टीचर, आप तो जानते ही हो, हम कभी भी किसी भी टीचर के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। हाँ, जितने भी गोरे टीचर हैं वो सभी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, हमें मारते हैं और हमें ढंग से पढ़ाते भी नहीं हैं। टीचर, आपको पता है, अब इस क्लास में कोई भी टीचर आने से भी कतराएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस क्लास में कोई अच्छा सा टीचर आए ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको।
ऐसा कहकर सिद्धार्थ अपनी क्लास खत्म करके चला जाता है, जिसके बाद वह सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। सिद्धार्थ टीचर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और तो और जितने भी गोरे बच्चे हैं वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास में गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम अनन्या होता है। वह उन सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर कहती है, ओहो, तुम सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर तो मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। कितने काले और गंदे लगते हो तुम लोग दिखने में। लेकिन टीचर, इसमें हमारी क्या गलती है? ये रंग तो हमें भगवान ने दिया है। मैंने सुना है कि टीचर की नजर में सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर इस स्कूल में गोरे और काले बच्चों के लिए इतना भेदभाव क्यों? अरे जरा अपनी शक्ल देखो, तुम जैसे काले और भद्दे बच्चों को पढ़ाना ही कौन चाहेगा। ये सुनते ही उन सभी काले बच्चों को बहुत दुख होता है। अनन्या उन्हें पढ़ाती नहीं बल्कि कई सारी बातें सुनाकर चली जाती है, जिसके बाद कोई भी गोरा टीचर आता तो उन सभी काले स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह बेचारे बच्चे अब धीरे धीरे स्कूल आना बंद करने लगते हैं। आखिर क्या फायदा है हमारे रोज रोज स्कूल आने का, जब हमारे रोज स्कूल आने पर भी हमें कोई अच्छे से पढ़ाता ही नहीं है। इस तरह चलता रहा तो हम स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। हम तो केवल यहाँ आते हैं और टीचर की बातें सुनते हैं और चले जाते हैं। तुम सही कहते हो, आज के बाद हम इस स्कूल में कभी नहीं आएंगे। वह सभी बच्चे क्लासरूम में ही होते हैं। जैसे ही वह अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी क्लास के अंदर एक बहुत ही सुंदर और गोरी टीचर आती है, जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी उन बच्चों को देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मोहिनी के पूछने पर वह सभी बच्चे डर के मारे चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे अरे, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ और तुम लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे हो। हम जानते हैं आप भी बाकी के टीचर्स की तरह हमारे काले रंग पर हमें सुनाने आई हो। मोहिनी को ये सुनते ही बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद मोहिनी उनसे पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें डांटूंगी? भला मैं अपने स्टूडेंट्स को डांटूंगी क्यों? मैं तो तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ ना। यह सुनते ही सभी काले बच्चे अपने कानों के ऊपर से हाथ हटा लेते हैं, जिसके बाद राजू मोहिनी से कहता है, जब भी हमारी क्लास में कोई गोरा टीचर आता है वो हमें केवल हमारे रंग के ऊपर सुनाता है, जिसके चलते हम लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होता है, लेकिन सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग काले हैं इसलिए। भगवान ने केवल दो रंग बनाए, एक गोरा और काला। काले होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग बुरे हो, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में भी अच्छे ही होगे। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। काले बच्चे बहुत हैरान रहते हैं और वह एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये टीचर इतनी गोरी है और उसके बाद भी हमारे साथ इतने अच्छे से बात कर रही हैं। राजू, आज तक हमसे किसी ने भी गोरे टीचर ने इतने प्यार से बात नहीं की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम आगे की पढ़ाई शुरू करें। मोहिनी उन सभी काले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मोहिनी टीचर की परीक्षा के पास हो जाती है, जिसके चलते उसे पहली बार काले बच्चों को क्लास देनी होती है। लेकिन मोहिनी एक बहुत समझदार और शांत स्वभाव की टीचर थी। वह बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, जिसके चलते काले बच्चों को मोहिनी से अच्छा लगाव हो जाता है। एक दिन मोहिनी बच्चों को पढ़ाने के बाद वापस अपने घर लौटती है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, अरे मोहिनी, क्या बात है, तुम आज बहुत जल्दी स्कूल से वापस आ गई। आज तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया। दरअसल आज जितने भी गोरे बच्चे थे उन सभी को ट्रिप पर लेकर जा रहे थे, लेकिन हमारे स्कूल के काले बच्चों की छुट्टी थी, उन्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। ये सुनते ही निरंजना को बहुत अजीब महसूस होता है और वह मोहिनी से कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कूल में काले और गोरे बच्चों में इतना भेदभाव। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैं इन बेचारे काले बच्चों के लिए कोई एक्शन उठाऊं। हाँ बहू, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इन काले बच्चों को इनका हक दिलवाना चाहिए। उस दिन से मोहिनी अपने मन में ठान लेती है कि उसे काले बच्चों को उनका हक दिलवाना है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में कंपटीशन होता है, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तभी मोहिनी अपनी क्लास के बच्चों के पास आती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना? हम लोग कंपटीशन में हिस्सा तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन में हिस्सा लेना अलाउड नहीं है।
अरे जब मैं हूँ तो तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं तुम्हारा नाम लिखवा कर आती हूँ। मोहिनी सभी बच्चों को अपने साथ कंपटीशन में उनका नाम लिखवाने के लिए ले जाती है, जहाँ गोरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। हे भगवान, देखो ये लोग कितने काले हैं, इन्हें देखकर तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ची ची ची, अगर ये लोग भी हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो इनके काले रंग का बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। इन्हें हमसे दूर ही रहना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग इस तरह कैसे बोल सकते हो? ये सब तुम्हारे ही दोस्त हैं, इन्हें अपने जैसा समझो। मोहिनी के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। तभी मोहिनी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, देखिए सर, अगर इस स्कूल में काले और गोरे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे और इससे कई बच्चों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तुम तो जानती हो, गोरे बच्चों के माँ बाप उन्हें काले बच्चों से दूर रहने के लिए कहते हैं, फिर मैं उन्हें एक साथ कैसे पढ़ा सकता हूँ? इन सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप मेरा साथ देना चाहोगे तो उस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत अच्छा होता है, जो मोहिनी के साथ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मोहिनी कंपटीशन में एक ड्रामा क्रिएट करती है, जिसमें गोरे बच्चे स्टेज पर खड़े होकर ड्रामा कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके चलते वह सभी यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर काले बच्चे आते हैं और एक एक करके सभी को स्कूल से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। काले बच्चों को ये बर्ताव देखकर वहाँ खड़े सभी पेरेंट्स और बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी सभी पेरेंट्स से कहती है, जिन बच्चों को आपने एक अलग क्लास में रखा है, आप लोगों को पता है आज उन्होंने आप सभी की जान बचाई है। यहाँ तक कि ये सब इन्होंने अपने आप सीखा है, किसी टीचर से नहीं सीखा। और आप लोगों को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इन बच्चों ने आप लोगों के साथ भेदभाव ना करके आप सभी की जान बचाई है। सभी पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसके बाद पूरा स्कूल उन काले बच्चों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से स्कूल में काले बच्चों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि गोरे बच्चों को। गरीब दर्जी बहू की सफलता। पंसाली गांव में दामिनी और कावेरी नाम की गरीब सास बहू रहती थी। कावेरी का पति भुवन अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहता था, जिस कारणवश घर का भार कावेरी के कंधों पर लदा हुआ। वह लाचार बहू लोगों के खेतों में बनिहारी करती थी, तब जाकर कहीं उनके घर का चूल्हा जलता। एक सांझ कावेरी घर आती है, तभी उसे अपना दुधमुहा बच्चा मुन्ना भूख से मचलते दिखता है। मुन्ना मेरे लाल, ना रो बेटा। बहू आ गई तू, क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, जिन खेतों में मैं बनिहारी करती थी उनके भूपतियों ने आधुनिक मशीनें खरीद ली हैं, जिससे बीजों की बुआई निराई बड़े आसानी से हो रही है, इसलिए अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। हे भगवान, अब कैसे चलेगा घर बार? यही चिंता मुझे भी खाई जा रही है माँ जी। घर के खत्ते खाली हैं, हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। सोचा था आज बनिहारी से जो 4 पैसे आते उससे राशन पानी लाती, मगर नसीब ही निर्दयी निकली। बेरोजगारी ने कावेरी के मन को भीतर तक झकझोर दिया था, जिस मारे उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। आधी रात उसकी सिसकियां सुनकर उसकी सास दामिनी उसके पास आकर आंसू पोंछती हुई बोलती है, बहू चुप हो जा, अब क्या रात भर रोते रोते काटेगी? आंसू बहने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे। अचानक दामिनी की नजर कोने में रखे सिलाई मशीन पर जाती है, जो बहू के ब्याह के साथ दहेज पे आया था। बहू, हमारी परेशानी का हल तो हमेशा से नजर के सोझे था, हम ही उसे नहीं देख सके। माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बहू, तू ब्याह से पहले अपने पीहर में सिलाई बुनाई करती थी ना? हाँ माँ जी। मगर आपको कैसे खबर? इस दहेज के सिलाई मशीन को देखकर बहू, कभी कभी ईश्वर का किया हमें देर से समझ आता है। तू चिंता को परे रखकर कपड़े सिलना शुरू कर, क्योंकि अपना कारोबार दूसरों की चाकरी से भला है। इससे मुन्ना भी तेरे साए तले पलेगा। कम से कम कोई मेरी बहू को बनिहारिन नहीं कहेगा, बल्कि अब से तू दामिनी की दर्जी बहू कहलाएगी। सास की आस देखकर बहू दृढ़ निश्चय के साथ कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और चंपा पहला ग्राहक बनकर दर्जी बहू के पास आती है। अरे दामिनी की बहू भीतर है क्या? चंपा चाची आओ ना, क्या मदद चाहिए आपको? बस मेरा ये ब्लाउज सिल दे। वो क्या है ना, बब्बन दर्जी की दुकान आज बंद है और दामिनी ने बताया था कि तूने भी सिलाई शुरू की है, तो चली आई। वैसे तुझे इल्म तो है ना, पता चले मेरे ब्लाउज बिगाड़ दे। बेफिक्र रहो चाची, ब्लाउज में सुई बराबर भी कमी घटी नहीं मिलेगी। इसके बाद दर्जी बहू चंपा का नाप लेकर ब्लाउज बनाने बैठ जाती है। अगले दिन चंपा दर्जी बहू के घर आती है। ये लो चाची, आपका ब्लाउज तैयार है।
अरे दामिनी की बहू, तू तो पक्की दर्जी है। जैसा बताया था ब्लाउज की बनावट एकदम वही की है। तुरपाई भी कितनी बारीकी से की है। कितना दाम हुआ? सिर्फ 150 रुपए चाची। सिर्फ 150 रुपए? मगर वह बब्बन तो एक ब्लाउज का दुगना दाम ले लेता था। चंपा दर्जी बहू को 200 रुपए देकर चली जाती है और दामिनी कहती है, बहू तू आधे दाम में कपड़े क्यों सिल रही है? माँ जी, अगर मैं दूसरे दर्जी से कम दाम रखूंगी तो ही तो ग्राहक हमारे घर में आएंगे। समय बीतता है। एक सुबह कांची बुदबुदाते हुए चंपा की चौखट से गुजर रही थी। तभी चंपा उसे टोकती है। अरे ओ कांची, अरे ठहर जा, जरा खुद में क्यों कुड़कुड़ा रही है? अरे क्या बताएं चंपा, हमारा बलमा बनारस से हमरे खातिर एक अरसे बाद एक ठो साड़ी लाए रहा। उका ब्लाउज सिए के लिए बब्बन को दिए रहे। ससुरा ब्लाउज की जात मार दी, आड़ा टेढ़ा गला गढ़ दिया है और ये तुरपाई देखो कितने मोटे तौर से किया है। अरे तू एक दफा मुझे तो बताती, मेरे नजर में एक ऐसी दर्जी है जो कम दाम में दमदार सिलाई करती है। अरे पंसली में ऐसा कौन सा दर्जी जन्म ले लिया जौने के कांची नहीं जानत है? अरे हमरी सखी दामिनी की बहू बनी है दर्जी, तू अपना बिगड़ा हुआ ब्लाउज लेकर आ। चंपा और कांची उनके दर्जी बहू के घर आती हैं। तभी कावेरी कहती है, चिंता मत करो कांची काकी, ये ब्लाउज मैं आपके नाप का किए देती हूँ। थोड़ी फिनिशिंग की कमी है, आप दोनों बैठ जाइए। अपनी सूझबूझ से दर्जी बहू उस ब्लाउज को एकदम बेहतरीन बना देती है। कुछ देर बाद, ये लो काकी आपका ब्लाउज। इसके बाद कांची अपने ब्लाउज को उलट पुलट करके देखने लगती है और खुश मन से कहती है, अरे वाह कावेरी बहुरिया, तू तो टेलर की बाप निकली, बिगड़े ब्लाउज की जात बदल दी। कितना दाम हुआ? 100 रुपए काकी। ये ले बहू तेरा मेहनताना का मोल। अब कांची के कदम तुझ दर्जी बहू की दहलीज पर ही आएंगे सिर्फ। कांची और चंपा के तन पर दर्जी बहू के हाथों सिला डिजाइनिंग ब्लाउज देखकर गांव की सभी औरतें बेहद आकर्षित होती हैं। धीरे धीरे पूरे पंसाली गांव में दामिनी की गरीब दर्जी बहू को पहचान मिलने लगती है। अब गरीब बहू के पास कपड़ों की ढेर लग जाती है। वह सच्चे लगन के साथ कपड़े सिलती, जिसके बदले में उसे कमाई के साथ बड़ाई भी मिलती। दर्जी बहू घरेलू बागडोर के साथ अपने दुधमुहे बच्चे को भी वक्त देती। समय बीतता गया और दर्जी बहू के हाथों का हुनर और ज्यादा निखरता चला गया, जिसके कारण अब गांव देहात हर दिन उस दर्जी बहू के घर के आंगन से लेकर द्वार तक हाथों में कपड़े लिए कतार में खड़ा रहकर अपनी बारी आने की बाट जोहता। फिर उसी रात, कावेरी बहू, एक सबेर से रात तक काम करते करते थकावट के मारे तेरा चेहरा चढ़ गया है। तू सो जा, मुन्ना को मैं सुला देती हूँ अपने संग। माँ जी, अब आपकी दर्जी बहू की सिलाई का काम पूरे पंसाली गांव के कोने कोने में छा गया है। मेरे हाथों सिले कपड़े लत्ते लोगों में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ऊपर वाले की दया से हम सास बहू के सर से गरीबी की बदरा छट गई। मगर मैं अपने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि वह भी अपने घराने को गरीबी से उभार सके। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही नेक विचार है। ऐसा करने से हमारा गांव गरीबी रेखा से काफी हद तक उभर जाएगा। अगले ही दिन दर्जी बहू गांव की बहुओं के बीच एक बैठक रखकर अपनी राय साझा करती है। सभी औरतें रजामंदी जाहिर करती हैं। अब गांव की बहुओं का बड़ा तबका सुबह से सांझ तक दर्जी बहू के घर में सिलाई बुनाई सीखने लगती हैं और माह भर के भीतर ही वह बारीकी से कपड़ा सिलने लगती हैं। दामिनी, तेरी दर्जी बहू की जितनी बड़ाई की जाए कम है। आजकल के दौर में लोग अपने हाथों की कला दूसरों में बांटने में कतराते हैं, वहीं तेरी दर्जी बहू ने अपने हाथों के हुनर से खुद को गरीबी के संग इस गांव के औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। हाँ चंपा, आज मुझे गर्व है कि दामिनी की मेरी बहू है और वो एक आत्मनिर्भर दर्जी है। अभी वह दोनों चौखट पर खड़ी बातें ही कर रही थी कि एक शहरी समूह उन्हें गांव के सीमा में आता दिखाई देता है। जी नमस्ते, हमें दामिनी जी की दर्जी बहू से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ दामिनी। कावेरी बहू, कावेरी बहू, जरा बाहर तो आना। सास की आवाज सुनकर सहज सादा लिबास पहने हुए दर्जी बहू अपने दुधमुए बच्चे को बाहों में थामे बाहर आती है। जी माँ जी कहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शांति है। हम आशा निकेतन संस्था से आए हैं। कावेरी जी आपके हाथों के हुनर की कलाकारी के किस्से, या फिर यूं कहें कि एक गरीब दर्जी बहू के चर्चे गांव देहात से लेकर शहर में सनसनीखेज हो चुके हैं। आप तो गरीब मसलूब औरतों के लिए कर रही हैं। उसे देखकर सरकार से लेकर पत्रकार के नजरों में शुमार हो गई हैं। अब सरकार ने हमारी संस्था की ओर से इस गांव की हर एक बहू के लिए सिलाई मशीन और हर एक दर्जी बहू को 10,000 का योगदान भेजा है। यह खबर सुनकर उस दर्जी बहू का चेहरा खिल उठता है, साथ ही उसकी आंखों में खुशियों के झरने बहने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी।
अच्छा, हम चलते हैं। इस गांव की सभी दर्जी बहुओं को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आखिरकार गरीब दर्जी बहू के द्वारा किया गया कड़ा संघर्ष अपना बड़ा असर दिखाता है और कल तक जो गरीब बहू जमींदारों के खेत की बनिहारी किया करती थी, आज वह गरीब बहू अपने कला की कमाई पर आत्मनिर्भर है। सच्चा कथन है साथियों, जहाँ चाह है वहीं राह है।